बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फातिमा अहमद। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, डायनामिक्स ऑफ 9th क्लास। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। ओवरव्यू की बात करें तो इस चैप्टर में हमने कवर करना है फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, जो बेसिक टर्म्स हैं डायनामिक्स की, हम उसको पहले कवर करेंगे। फिर हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। फिर हम फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है हमारे पास। अब इन टर्म्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डायनामिक्स है वो असल में क्या है। जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या डिफ़ाइन कर रहा है, जो चैप्टर में हमारे पास चीज़ें हैं वो क्या है। डायनामिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील विद द काज ऑफ मोशन। हम चैप्टर 2 में पढ़ा था काइनेमेटिक्स, जिसमें हमने मोशन की टाइप्स पढ़ी थी, लेकिन हमने उसकी काज नहीं देखी थी कि किस काज से वो मोशन, किस वजह से वो मोशन हो रही है। लेकिन डायनामिक्स में हम देख रहे हैं कि मोशन जो हो रही है, ठीक है, कोई भी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेटरी मोशन है, रैंडम मोशन है, कोई भी मोशन है, हम उस मोशन का काज चेक करेंगे, उस मोशन का काज क्या है। तो ये हमारे पास क्या होती है, डायनामिक्स। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट बेसिक टर्म की तरफ जाते हैं, दैट इज़ फोर्स। तो हम बात, जो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है वो हमारे पास काज ऑफ मोशन जब डिस्कस कर रहा होगा तो उससे पहले हमारे पास बहुत सी बेसिक टर्म है जिसको हमें जानना ज़रूरी है, जिसमें हमारे पास फोर्स है, इनर्शिया है, मोमेंटम है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने पास फोर्स की। फोर्स क्या है? फोर्स, व्हाट चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसमें जो चेंज आएगा वो हमारे पास क्या होता है, फोर्स। इसको हम डिफाइन करते हुए ये भी कह सकते हैं, अ फोर्स मूव्स or tends to move, stops or tends to stop the motion of the body, that is the force। ठीक है। फिर हम यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एक फिगर ऐड की है, पुश और पुल ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज फोर्स। कि आप किसी चीज़ को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास फोर्स अप्लाई, पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, हमारे पास फोर्स की सेंस में आती है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि जो फोर्स है उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स की जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो एप्लीकेशंस टाइप में यूज़ होते हैं हमारे पास, उसमें है डिफ़ॉर्म, कि हम जो शेप है उसको हम चेंज कर सकते हैं फोर्स के थ्रू। फिर हम किसी भी चीज़ की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं फोर्स के थ्रू। फिर हम कोई भी चीज़ है वो स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी स्पीड को हम स्लो कर सकते हैं फोर्स के थ्रू। ये हम फोर्स के इफ़ेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो हम। फिर हमारे पास आती है चेंज डायरेक्शन। हम फोर्स के थ्रू किसी भी मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो फोर्स है हमारे पास वो डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है डिफरेंट एप्लीकेशंस में। वो हमारे पास डिफॉर्म है, फिर स्पीड अप है, स्लो डाउन है और चेंज डायरेक्शन है। इसी तरह हम इसकी एग्जांपल जो लेते हैं, एग्जांपल में ये हमारे पास बता रहा है, पेन ले लेते हैं। अच्छा, कि कोई बॉल वगैरह, ठीक है, इफ़ यू पुश द बॉल इट स्टार्ट्स टू रोल। हम अगर किसी बॉल को पुश करेंगे तो क्या होगा, उसने रोल करना स्टार्ट कर देंगे। हम उसको स्पीड अप कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि अब तुम मूव करो। किससे मूव करेंगे, हम उसको फोर्स देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीम। हमारे पास कहता है इफ़ यू पुश अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉल यू कैन स्टॉप इट। अगर आप बॉल को रोकना चाहते हैं तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे, आप उस बॉल की मोशन को स्टॉप करेंगे, हमारे पास बॉल स्टॉप हो जाएगी। किससे स्टॉप हो रही है उसकी मोशन, फोर्स से। नेक्स्ट हमारे पास कहता है इफ़ यू पुश टू एन एंगल टू द बॉल मोशन यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एक बॉल की मोशन है, आपने वहाँ पे अपना हैंड प्लेस कर दिया, ठीक है, कोई भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। उसके जो पाथ है वहाँ पे आपने कोई भी हर्डल वगैरह रख के उसका पाथ चेंज कर दिया है तो वो किसी एंगल पे उसको चेंज करेगा। वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास किस वजह से इफेक्ट आता है, फोर्स की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स डायरेक्शन चेंज कर रही है। इफ़ यू अप्लाई बैलेंस फोर्स यू मेरली स्क्वीज़ द बॉल। आप दो दो हैंड्स के दरमियान बॉल को रखें, उसको स्क्वीज़ करेंगे, उसको दबाए प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बॉल अपनी जो शेप है वो चेंज करेगी, सर्कल से वो ओवल शेप में जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास फोर्स है वो डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रही है। डीफॉर्म कर रही है, लाइक वो शेप को चेंज कर रही है, स्पीड अप कर रही है, कोई स्पीड को स्लो डाउन कर रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो लॉज ऑफ मोशन है उस पर हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट एग्जांपल जो फोर्स के बुक में भी गिवन होंगी, आप बॉल को अब एक कोई भी बॉय है या कोई भी पर्सन है वो बॉल को पुश कर रहा होगा तो हमारे पास वो फोर्स है, ठीक है। जो गोल कीपर है वो जो बॉल को स्टॉप कर रहा होगा कि वो गोल ना हो सके तो हमारे पास ये फोर्स की एग्जांपल है।
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो एग्जांपल आती है कि आपने जो एप्पल है उस कट एन एप्पल विद अ नाइफ बाय पुशिंग द शार्प एज इनटू द एप्पल। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट फोर्स की जो एप्लीकेशंस है वो हैं। ये हमारे पास होगी फोर्स। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इनर्शिया की। तो इनर्शिया हमारे पास कैसे डिफाइन होता है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर उसकी जो मोशन मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, या अगर वो रेस्ट कंडीशन में है, उसकी प्रॉपर्टी में जो भी चेंज आ रहा होगा वो हमारे पास इनर्शिया है। अचानक से कोई चेंज आ गया, वो इनर्शिया हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था, जो इसको ऑब्जर्व किया था, वो गैलीलियो ने किया था। ठीक है, उसने ये बात की थी कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मूव करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू हैवी ऑब्जेक्ट्स। इस तरह हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो स्टॉप करना या उनको जो मूवमेंट देना है, उनको जो मोशन लाना है, वो हमारे पास मुश्किल होता है। ठीक है, फिर इसने यहाँ पे हमारे पास बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इसने एक्सपेरिमेंट लिया है कि हमारे पास हमने एक ग्लास देना है, उसको कवर करना है एक कार्डबोर्ड से। ठीक है, यहाँ हमने एक ग्लास लिया, उसको कवर कर दिया कार्डबोर्ड से, फिर उसके ऊपर रख दिया एक कॉइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड को अपनी तरफ जब एक झटके से, ज़ोर से, जर्क से अपने पास तरफ खींचेंगे तो फिर क्या होगा? हम क्वेश्चन करते हैं, डज द कॉइन मूव विद द कार्डबोर्ड? क्या जो कॉइन है वो कार्डबोर्ड के साथ मूव करेगा? या फिर हम कहें तो इसका आंसर क्या होगा? द कॉइन डज नॉट मूव विद द कार्डबोर्ड ड्यू टू इनर्शिया। कि जो कॉइन है वो कार्डबोर्ड के मूव ऊपर, जब हमने यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है कार्डबोर्ड के ऊपर, जब हमने इसको एक जर्क से, एक ज़ोर के झटके से हमने इसको अपनी तरफ पुश किया, ठीक है, उसको अवे किया, कार्डबोर्ड को खींचा, तो क्या हुआ कि जो कॉइन था वो झटके से नीचे गिर गया। ठीक है, वेयर डज द कॉइन गो एज द कार्डबोर्ड फ्लाइज अवे? जैसे ही आप कार्डबोर्ड्स को फ्लाई खींचते हो तो कॉइन कहाँ जाएगा? तो कॉइन का क्या हुआ कॉइन के साथ कि वो जो है वो नीचे पानी में, या वो ग्लास है उसमें गिर गया। जैसे कि हाँ पानी भी है ग्लास में, तो हमने कहा कि वो उसमें गिर गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम क्या है हमारे पास? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वालिटी ऑफ मोशन, ऐसी मोशन की क्वालिटी है जो पोजेस करती है ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी, कि वो उसकी मैस और वेलोसिटी की वजह से जो पोजेस करती है वो हमारे पास ऐसी मोमेंटम वो होती है। फिर हम इसमें एक बड़े मज़े की एग्जांपल सी एक ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं मोमेंटम क्या है? अम्मी का थप्पड़ है। कैसे कि किस आप जब अम्मी का थप्पड़ पड़ जाए किसी गलती की वजह से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाथ का जितना वज़न होगा वो उसका मैस होगा, और जितनी ज़ोर से पड़ेगा वो उसकी वेलोसिटी होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? मोमेंटम है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का। ठीक है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो बुलेट है उसकी स्मॉल इनर्शिया होती है क्योंकि उसका जो मैस है वो स्मॉल होता है। इसी तरह जो ट्रक है, लोडेड ट्रक होगा, उसकी जो वो हमारे पास स्लो मूव कर रहा होगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी स्लो होगी क्योंकि उसका मैस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है हमारे पास, न्यूटन साइंटिस्ट था जिसने ये लॉज को फॉर्मूलेट किया था मोशन के। ठीक है, तो इसलिए से उसी के नेम की वजह से ही इसको न्यूटन के नाम की वजह से ही इसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। तो बात, इसके तीन लॉज थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास डील करता है ऐसी बॉडी का विच आर नाइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारे पास रेस्ट पे होंगी या यूनिफॉर्म स्पीड का किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होंगी। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसी बॉडीज़, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। फिर हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? हमारे पास अ बॉडी कॉन्टिन्यूज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। कि एक बॉडी है वो अगर रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मूव करे तो मूव करेगी जब तक उसके पास नो
अगर एक्सटर्नल फोर्स जब तक उसके पे अप्लाई नहीं होगी, कोई फोर्स आप नहीं देंगे, तब तक वो बॉडी या तो रेस्ट कंडीशन से मोशन की तरफ या मोशन से रेस्ट की तरफ नहीं जाएगी। इसीलिए हमने पहले वो फोर्स की टर्म जो आपको बताई थी वो पढ़ी थी, इनर्शिया चीज़ें पढ़ी थी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद इसकी एग्ज़ाम्पल की बात करें तो ये एक बॉल की एग्ज़ाम्पल है जो कि रोल कर रही है, रोल कर रही है, कोई रोल कर रही है, ठीक है। इसमें हमारे पास बता रहे हैं कंटिन्यू कर रही है अपनी मोशन को, ठीक है। जब तक हम इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये स्टॉप नहीं होगी। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल ये आती है कि एक बंदा है वो कार में मूव कर, जब तक वो कार में मूव करता रहेगा, अगर जब तक उसके ऊपर कोई भी जो नेट फोर्स है वो अप्लाई नहीं होगी। तो एक कार है जब अपनी मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी, कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी, तो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी। यहाँ हमने बात की नेट फोर्स की। नेट फोर्स में सारी फोर्सेस आ सकती हैं बॉडी की। इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन है, ड्रैग फोर्स है, लाइक जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी फोर्सेस उस पर हो सकती हैं। तो इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमारे पास इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ को भी कैरी करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक हो गया। इस तरह हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पर तो मैंने एक जिराफ की एग्ज़ाम्पल शो की कि वो गाड़ी में बैठ के जा रहा है, ठीक है। तो एकदम से कोई झटका लगा, उसको जर्क हुआ, तो उसने अपनी फॉरवर्ड मोशन शो की, एक जर्क शो किया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास इनर्शिया को शो कर रहा होता है। इसी तरह जो पैसेंजर्स होते हैं वो बस में जो खड़े होकर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई करेगा, सडनली कोई ब्रेक अप्लाई करेगा, तो जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होती है वो कंटिन्यू रखती है मोशन को, लेकिन जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होती है वो बस के कांटेक्ट में होती है, तो वो रुकी रहती है, वो नहीं मूव करती। इसलिए एक जो आपकी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड फॉल करती है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो जिराफ है उसकी बॉडी फॉरवर्ड फॉल कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास डील करता है कि जब हमारे पास नेट फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही होती है तो फिर क्या सिचुएशन होगी, वो हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताएगा। कहता है एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फोर्सेस एक्ट ऑन द मास, ठीक। द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड, सॉरी द ग्रेटर द मास द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड। कि हमारे पास जैसे ही मास बॉडी का ज़्यादा होगा तो हमें फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। इस हिसाब से वो हमारे पास कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी फोर्स से, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी 1/m मीन्स मास, एफ को डिनोट किया फोर्स, ए है हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर हमारे पास अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ/m। अगर हमें जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास इक्वल टू का साइन आ जाएगा और साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो हमने कह दिया एफ इज़ इक्वल टू kma। हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया कि हमने कह दिया कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ma, ठीक है। तो फिर हमने जब प्रोपोर्शनल साइन खत्म किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने कहा कि के की वैल्यू हम 1 कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू ma। ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन होती है। जो फोर्स है वो उसकी मास उस एक्सेलरेशन पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही होगी। ग्रेटर द मास होगा ग्रेटर हमें फोर्स नहीं चाहिए होगी, ठीक है। फिर हम यूनिट की बात करें तो हमारे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा, ठीक है। तो हम न्यूटन को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। तो हम कहते हैं कि 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर भी आएगा, तो फिर हमारे पास आ जाएगा कि 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 kg मीटर/सेकंड स्क्वायर। इस दोनों कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास kg/मीटर/सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द 20 न्यूटन फोर्स ऑफ द मास ऑफ 8 kg, ठीक है। तो हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास मास इज़ इक्वल टू कितनी, हमारे पास 8 kg
फिर हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास 20 न्यूटन है, ये फोर्स है, ये हमारे पास मास गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फोर्स की बात करें तो वो हमारे पास कितना है 20 न्यूटन। तो हमने क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो हम कह देंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है। जब हमारे पास वो कहता है एफ इज़ इक्वल टू एम ए, तो हम क्या करेंगे, जब हमने कहा एफ इज़ इक्वल टू एम ए तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो ए इज़ इक्वल टू, इसको रीअरेंज कर लेंगे इक्वेशन को, तो एफ ओवर एम, ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन है, फार्मूला जिसमें हमने अब वैल्यूज़ पुट करनी है अपनी, और हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। जब हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे 20 न्यूटन और मास पुट करेंगे हम 8 kg, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2.5, और 2.5 फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2.5, सॉरी एक्सेलरेशन के लिए आगे 2.5। तो यूनिट क्या हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो ये हमने एक्सेलरेशन निकाली अपनी, कि हमने कहा क्या करें, हमारे पास फोर्स 20 न्यूटन की है, मास 8 kg का है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी, ड्यू टू बाय यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। तो हमने रीअरेंज किया, ए इज़ इक्वल टू एफ बाई एम, इंसर्ट वैल्यूज़ की 80 न्यूटन डिवाइडेड बाई 8 kg। तो अब एक्सेलरेशन आ जाती है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल 3.2 की। कहता है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ मास ऑफ 8 kg। कि हमारे पास एक, अब मैस वन, हमारे दो हमारे पास मैस है, मैं कहते हैं कि मैस वन जो हमारे पास वो 5 kg का है, एंड जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड की। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कि फोर्स सेम लग रही होगी, ठीक है, फोर्स सेम रहेगी, और मैस जो हमारे पास 8 kg हो गया। तो हम ये कहेंगे कि m2 हमारे पास 8 kg है, ये हमारे पास a1 है, और हमने क्या फाइंड करना है, a2। तो हम यहाँ कहेंगे कि m1 इज़ इक्वल टू 5 kg, ये जो फास्ट लिखा जाए, और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन है, टोटली डल कलर, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या है, a1, a1 की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है, आपने एक्सेलरेशन टू फाइंड करनी है, और फोर्स आपके दी हुई है, तो आपने a2 को हमने फाइंड करना है, ठीक है। और हमारे पास जो फोर्स है वो भी हमने फाइंड करनी होगी, वो हमारे पास दोनों की जो फोर्स है वो दोनों की सेम है, और मैस 2 दिया हुआ है हमारे पास। एट kg का। तो हम इस एक मैस 1 से और इस एक्सेलरेशन से हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे कि F इज़ इक्वल टू m1 a1। जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो F का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, या हम वैल्यूज़ ना भी पुट करें तो हम ये भी कह सकते हैं F इज़ इक्वल टू a1। तो दूसरे जो F है उसकी भी उसका भी जो फोर्स है वो दोनों की सेम लग रही है, ठीक है। F2 इज़ इक्वल, F जो दोनों का सेम है तो हम कहेंगे m2a2। हमें ये इक्वेशन 1 है हमारे पास,
और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो इनकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे M1 A1 इज़ इक्वल टू M2 A2। तो आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हमने A2 फाइंड करना तो इसको यहाँ छोड़ देंगे तो ये मल्टीप्लाई और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। A2 इज़ इक्वल टू M1 A1 डिवाइडेड बाय M2। अब इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। हमारे पास M1 की वैल्यू 5 kg है, A1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, M2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 8 kg, A1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास A2 का आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का आंसर आएगा वो आता है 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द मास 2 है वो जो प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास वो कितनी है, 6.25। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम कहते हैं मैस है, वेट है, हम दोनों को समझ रहे हैं कि ये एक जैसी टर्म्स हैं। मैस भी वज़न को कह रहे हैं, हम वेट भी वज़न को कह रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक हो गया। एक्चुअली हमारे पास सिमिलर क्वांटिटीज़ ही हैं मैस एंड वेट, लेकिन हमारे पास इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या देखते हैं। अब मैस हमारे पास वो क्वांटिटी है जो बॉडी है उसने पोजेस की हुई होती है। लाइक आपका मैस कितना है, नहीं मेरा मैस इतना है, मेरा मैस 50 kg है, मेरा मैस 50 kg यहाँ पे भी इतना ही होगा। मेरा 50 kg मैस किसी और जगह पे जाऊँगी, मेरा वहाँ भी इतना ही होगा। जब आप किसी भी जगह पोजीशन चेंज कर रहे हैं लेकिन आपका मैस चेंज नहीं हो रहा, वो हमारे पास क्या है, मैस है। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हम ये कर सकते हैं बीम बैलेंस से, तो मेरे पास ये है बीम बैलेंस। नेक्स्ट हम कहते हैं वेट। तो वेट हमारे पास क्या है, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, कि जो डाउनवर्ड मोशन में जो विद द हेल्प ऑफ जो ग्रेविटी की तरफ जो भी आपका जो फोर्स लग रही होगी वेट की, वो हमारे पास वेट है। ठीक है, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग, जब उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रही होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, वेट इज़ इक्वल टू mg, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास अर्थ पे जो हम वेट ऑफ द बॉडी है वो हमारे पास इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल होगा उस फोर्स के कि जितनी हमारे पास अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही होगी। ठीक है, वो हमारे पास वेट हम कंसिडर कर लेंगे और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही होती है, जी पे। जितनी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ही हमारे पास उसकी वेट होता है। फिर हमारे पास जो वेट हमारे पास की बात करें तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्शन भी आ रही होती है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, और जो मेजर्ड हम इसे करते हैं स्प्रिंग बैलेंस है, तो वो हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स जो मोशन है हमारे पास किससे डील करता है, इट डील्स विद द रिएक्शन ऑफ द बॉडी व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन इट, कि फोर्स एक्ट कर रही है तो उसके ऊपर बॉडी के ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है अब, तो वो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल है कि जो रॉकेट है जब वो टेक ऑफ करता है तो उसकी मूवमेंट अपवर्ड होती है, लेकिन वो जो जब उसके अंदर फ्यूल बर्न होता है तो हॉट गैसेज जो स्केप होती हैं वो डाउनवर्ड होती हैं और उसको हाई स्पीड दे रहा होता है। ये हमारे पास रॉकेट की एग्जांपल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम एग्जांपल है, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, दो बच्चे हैं वो गाड़ी में खेल रहे हैं। ठीक है, वो टकराएंगे तो उनकी जो उनका एक्शन होगा वो आपस में टकरा, लेकिन उनका जो रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा एक क्विज है कि स्ट्रेच
टू योर पाम एंड होल्ड अ बुक, कि आप अपनी पाम के ऊपर एक बुक को होल्ड करें, तो आप फिर बताएं कि हाउ मच फोर्स यू नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग, क्या आपको कितनी फोर्स चाहिए होगी कि बुक को फॉल करने के लिए। तो आप कह सकते हैं द फोर्स विच इज़ नीडेड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक, कि जितना वेट होगा बुक का उतनी ही फोर्स हमें चाहिए होगी, ठीक है, उसको नीचे गिरने से बचाने के लिए। तो हम फिर हमें कहता है कि व्हाट इज़ द एक्शन, द वेट ऑफ द बुक एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रहा होगा, वो हमारे पास क्या है, एक्शन है। फिर पूछता है इज़ देयर एनी रिएक्शन, इफ़ येस देन व्हाट इज़ द डायरेक्शन। हम कहेंगे येस देयर इज़ अ रिएक्शन, तो डायरेक्शन क्या है, दैट डायरेक्शन इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर, टेंशन क्या है हमारे पास, टेंशन इज अ फोर्स विच इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द स्ट्रिंग, रोप और वायर व्हेन इट इज़ पुल्ड टाइट बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द अदर एंड। टेंशन हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग में आ रही होती है, ठीक है, जब हम उसको किसी भी जो चीज़ से उसको टाइट करके बांधा हुआ होता है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लेंगे कि हमने कहा कि एक बीम है, ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग को बांधा और एक मैश को अटैच कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि जो वेट है उसका, तो हम तो हमें कहते हैं कि जो भी अब जो उसका वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। जब उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा तो हम इसको सिंपल डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एम जी। तो हम यहाँ पे वेट की बात करें, वेट का था ड्यू टू ग्रेविटी। फिर ये ब्लॉक है, उसका जो मैस है एम एच, उसकी जो टेंशन आ रही होगी वो उसकी स्ट्रिंग में आ रही होगी, वो क्या उनसे होती है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन टेंशन इन स्ट्रिंग ऐसे होती है। नेक्स्ट जो हम लेक्चर में बात करेंगे वो है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन और मोमेंटम देखेंगे क्या है, फिर हम फ्रिक्शन देखेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे। फिर इनका लॉ ऑफ कन्वर्जेशन और मोमेंटम देखने से पहले हम एक दो एग्जांपल्स देंगे कि अगर स्ट्रिंग के साथ हमारी बॉडीज अटैच होंगी तो हमारे पास उनकी जो एक्सेलरेशन या टेंशन है या ग्रेविटी है वो उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, हम इसको स्टडी करेंगे, साथ एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट फिर उसके बाद हम लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे, फिर हम फ्रिक्शन देखेंगे, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखेंगे। तो तब तब तक के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग, स्टे ब्लेस।